गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार यादव अग्रसेन ITI कोका भिलाई से फिटर ट्रेड का प्रशिक्षण अधिकारी। आज हम द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट फिटर थ्योरी के टॉपिक हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक मैकेनिक्स के बारे में जो लास्ट वीडियो में बचा था उसके आगे का अपन डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसमें जो भी पॉइंट्स बचे थे उसके बारे में अपन डिस्कस करना चालू करते हैं। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया जो हमारा टॉपिक था वो है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें जो बचे हुए पॉइंट्स हैं अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ्लूइड पावर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था हाइड्रोलिक मैकेनिक्स क्या होता है, उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मैकेनिक्स देख लिया था, पास्कल्स लॉ के बारे में देख लिया था। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद हमने कैविटेशन क्या होता है ये देख लिया था। फिर हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा था बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम्स जो जो होते हैं वो सब डिस्कस किया था उसके बारे में। उसके बाद हमने टर्मोलॉजी रिलेटेड टू हाइड्रोलिक मैकेनिक्स इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। वेस्कोसिटी हमने देख लिया था। वेस्कोसिटी के बाद हमने देखा था ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सिस्टम, ये हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम ये देख लिया था। ठीक है, हमने अपना नेक्स्ट देखा था जो है वो है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। आज हम शुरू करते हैं न्यूमेटिक मैकेनिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि आप न्यूमेटिक मैकेनिक्स का डेफिनेशन देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है न्यूमेटिक शब्द ग्रीक भाषा के न्यूमा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ श्वसन यानी कि ब्रीथिंग होता है। तकनीकी का वह भाग जिसके अंतर्गत यांत्रिक गति प्राप्त करने हेतु दाबित गैसों के अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमेटिक मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि हाइड्रोलिक्स में अपन फ्लूइड के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, वैसे ही न्यूमेटिक मैकेनिक्स में हम गैस के बारे में डिस्कशन करते हैं या फिर हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अपन हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में प्रेशराइज्ड फ्लूइड के यूज करके अपन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करके अपन पावर गेन कर रहे थे, वैसे ही न्यूमेटिक मैकेनिक्स में अपन कंप्रेस्ड एयर को यूज करके अपन पावर सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है दाबित गैसों का अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। मैंने भी बताया था कि हम कंप्रेस्ड एयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, न्यूमेटिक मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, इसे दाबित हवा को प्रेषित कर विभिन्न साधनों को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग करके भारी मशीनों कार्यों को अधिक क्षमता एवं दक्षता तथा कम श्रम शक्ति के साथ किया जाता है। न्यूमेटिक मैकेनिक्स का प्रयोग मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों, स्वतः उत्पादन लाइनों, ट्रेनों में संचालित दरवाजे खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने हाइड्रोलिक्स में देखा था, हाइड्रोलिक का यूज अपन ब्रेक में करते हैं, ठीक है, स्टीयरिंग में करते हैं, वैसे ही इसका यूजेस अपन कहाँ कहाँ करते हैं, ट्रेन के स्वचालित दरवाजे मतलब जो ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड होते हैं जिनको अपन बटन के थ्रू कंट्रोल करते हैं, वो दरवाजों को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको अपना यूज पता चल गया, अपन इसका डेफिनेशन देख लिए। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है वो अपन देखते हैं प्रिंसिपल यूज्ड ऑफ न्यूमेटिक मैकेनिक्स। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बॉयल्स का नियम। ठीक है, बॉयल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या बोल रहा है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी गैस निश्चित मात्रा का आयतन मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में जो उसका वॉल्यूम होता है प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन देख सकते हैं फॉर्मूला से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, जहां पर V आपका वॉल्यूम है, P प्रेशर है। या फिर जब अपन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं अपन। ठीक है, तो ये इसको अपन सिंपली कैसे लिखते हैं, PV इक्वल्स टू नियम। ठीक है, नियत कांस्टेंट। ठीक, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, मतलब ये स्थिर ताप पे होने वाला प्रोसेस है। जैसे ही आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ेगा क्योंकि 1/P है ये।
अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉयल्स का नियम। बॉयल्स के नियम के अनुसार क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक फिक्स्ड अमाउंट का अगर अपन गैस लेते हैं तो वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो देखते हैं चार्ल्स का नियम। ये क्या बोलता है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। फिर से देखिए, वहां पर स्थिर ताप था, यहाँ पर स्थिर दाब है। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर में किसी गैस की निश्चित मात्रा, मतलब गैस की एक फिक्स्ड क्वांटिटी का आयतन यानी वॉल्यूम परम ताप के समानुपाती होता है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कब, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे आप देख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब आयतन किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2। ये कब प्रोसेस हो रहा है अपना, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हम देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू न्यूमेटिक मैकेनिक्स। अब इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला होता है क्रांतिक ताप, जिसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर का जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है वह ताप जिसमें उच्च ताप पर किसी गैस का दाब बढ़ाकर उसे द्रवित नहीं किया जा सकता है, उस गैस का ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। इसे सूत्र से लिखते हैं TC इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 27 RB, जहां पर R जो होता है गैस स्थिरांक होता है, B होता है वंडरवॉल्स कांस्टेंट। गैस स्थिरांक मतलब गैस कांस्टेंट और B इक्वल्स टू वंडरवॉल कांस्टेंट। क्रांतिक ताप का डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, वह ताप जिसमें उच्च ताप पर किसी गैस का दाब बढ़ाकर, मतलब हाई टेम्परेचर पर किसी भी गैस का प्रेशर अपन इंक्रीज करके उसे द्रवित नहीं किया जा सकता। प्रेशर इंक्रीज करने से वो द्रवित हो गया क्या, नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ उसका प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। जो ये ताप बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं अपन क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जो यूज होता है वो है हमारा परम शून्य ताप, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य होता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। मतलब ये काल्पनिक इसलिए लिखा है क्योंकि कभी भी गैसों का टेम्परेचर शून्य नहीं हो सकता। ये मतलब एक काल्पनिक बात है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक फेक चीज है कि बोला जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अपन गेन करते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं अपन वो होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लोड या बल को दाब कहते हैं। ये तो आपने हमेशा पढ़ा होगा। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब इक्वल्स टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, मतलब P इक्वल्स टू F अपॉन A। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी तीन टाइप्स के होते हैं, जो दाब होता है वो भी तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद होता है गेज प्रेशर, उसके बाद होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, सतह पर कार्य करने वायुमंडलीय वायु के भार के कारण उत्पन्न दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या बोल रहा है, सतह पर कार्य करने वाले, मतलब जैसे मान लो अगर जैसे वाटर ले लो। ठीक है, वाटर का जो ऊपरी हिस्सा होगा वहां पर जो कार्य करने वाला दाब होगा, ठीक है, वो होगा वायुमंडलीय दाब। उसके बाद गेज दाब, नेक्स्ट जो टर्म है वो गेज दाब होता है। गेज दाब क्या होता है, गेज दाब नाम का उपकरण मापा गया गेज दाब कहलाता है। गेज नामक उपकरण द्वारा मापा गया मान गेज दाब कहलाता है। मतलब जो प्रेशर गेज से नापते हैं अपन उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, यह वायुमंडलीय दाब से उच्च मान के दाब को दर्शाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उससे हायर लेवल को ये शो करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा टर्म वो होता है परम दाब। ठीक है, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, आदर्श निर्वात के सापेक्ष मापे गए दाब को परम दाब कहते हैं। आदर्श निर्वात मतलब परफेक्ट वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब तो आपको पता ही है, तो अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, परम दाब बराबर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, अपन इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाएं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर सबसे टॉप लेवल पे है परम दाब, मतलब आपको यहाँ पर से दिख जा रहा है वायुमंडलीय दाब और गेज प्रेशर दोनों को मिला के परम दाब होता है, मतलब ये ज्यादा प्रेशर होता है, तो ये परम दाब दिख रहा है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे परिवर्ती दाब, इसी को बोलते हैं स्थानीय वायुमंडलीय दाब। ठीक है, उसके बाद फिर सामान्य वायुमंडलीय वायु दाब स्तर P एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 1.013 बार। ठीक है, ये निर्वात पर 100%।
अब दाब का यूनिट क्या होता है? दाब का यूनिट जैसे कि आप देख सकते हैं पास्कल से अपन शो करते हैं। 1 पास्कल यानी होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो अपन नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं न्यूमेटिक में वो होता है बल। दाब एवं उसका डेफिनेशन है दाब एवं कार्यकारी बल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल को बल कहते हैं, ठीक है। मतलब फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक। यहाँ पर फॉर्मूला से शो किया गया है। इसका यूनिट होता है 1 न्यूटन्स में होता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद जो नेक्स्ट हम यूज करते हैं वो है प्रवाह दर, फ्लो रेट जिसको बोलते हैं। प्रति इकाई समय में प्रवाहित वायु के आयतन को प्रवाह दर कहते हैं। मतलब प्रति समय इकाई, मतलब पर यूनिट में जो वायु का आयतन फ्लो होता है उसी को बोलते हैं फ्लो रेट। इसे लीटर प्रति मिनट में या मीटर क्यूब पर आवर में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है। इसको अपन देखते हैं। यदि किसी प्रणाली में शक्ति का ट्रांसमिशन तथा नियंत्रण वायु के द्वारा किया जाता है तो इसे न्यूमेटिक प्रणाली कहते हैं। ये तो अपने को पता ही है। न्यूमेटिक प्रणाली में ऊर्जा दाबित वायु के रूप में होती है जो एक्चुएटर में ट्रांसमिट होती है। न्यूमेटिक प्रणाली में शक्ति स्रोत, नियंत्रण वाल्व तथा एक्चुएटर मुख्य भाग होते हैं। इस प्रणाली में कंप्रेसर और शक्ति स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कंप्रेसर और शक्ति स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सबसे मेन एलिमेंट इसमें होता है जो होता है एयर होता है, ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है शक्ति का ट्रांसमिशन तथा नियंत्रण वायु के द्वारा किया जाता है तो इसे न्यूमेटिक प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें इस दाबित वायु को रिसीवर टैंक में एकत्र किया जाता है। इसके पश्चात रिसीवर टैंक से इस संपीड़ित वायु को एक्चुएटर में भेजा जाता है जहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये इनटेक फिल्टर दिख रहा है, कंप्रेसर दिख रहा है, रिसीवर टैंक दिख रहा है, उसके बाद ये कंट्रोल वाल्व दिख रहा है, एक्चुएटर दिख रहा है, ठीक है। ये मैं पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें आपको समझने में और आसानी होगी। इसमें लिखा है नेक्स्ट न्यूमेटिक प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि यह कोणीय गति के साथ साथ रेखीय गति में भी उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। मतलब एंगुलर मोशन के साथ साथ ये लीनियर मोशन में भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। सबसे पहले अपन एडवांटेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अपना एडवांटेज कौन कौन सा होता है? न्यूमेटिक प्रणाली में प्रयुक्त अवयव अत्यधिक मजबूत होते हैं तथा आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेटिक प्रणाली के अवयवों का डिजाइन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए प्रणाली का उपयोग स्वचालित नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इस प्रणाली में रेखीय तथा कोणीय दोनों प्रकार की गतियां होती है। यह प्रणाली उच्च तापमान धूल संचारण में कम प्रभावित होते हैं। न्यूमेटिक प्रणाली में संचालन से वातावरण प्रदूषित नहीं। वैसे ही अपन डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज न्यूमेटिक प्रणाली का प्रश्नल संपीड़ित वायु की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स है न्यूमेटिक प्रणाली में प्रयुक्त सिलेंडर साइज में अधिक बड़े नहीं होते हैं, अतः न्यूमेटिक प्रणाली अत्यधिक भार पर प्रचलित नहीं की जा सकती। वैसे यहाँ पर 2-3 और दिए गए हैं डिसएडवांटेज जो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा देखते हैं न्यूमेटिक प्रणाली के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं। तो अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं। न्यूमेटिक प्रणाली का उपयोग अपन धकेलने या खींचने के लिए करते हैं, उठाने या गिराने के लिए करते हैं, ठीक है, चढ़ाने उतारने के लिए करते हैं, झुकाने के लिए करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोलिक और लास्ट जो हमारा है वो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस को आप अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें लिखा है हाइड्रोलिक प्रणाली में असंपीड्य तरल का उपयोग किया जाता है और उसमें गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें संपादित अनुप्रयोगों में प्रायः 500 से 5000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक का दाब प्रयोग किया जाता है और इसमें 80 से 100 पाउंड, ठीक है। यह प्रणाली स्वस्नेहन प्रणाली है क्योंकि इसमें प्रयुक्त द्रव्य ही स्नेह का कार्य करती है और इसमें स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें तरल प्रत्यक्ष रूप से बल को स्थानांतरित करते हैं, इसमें गैस अत्यधिक बल को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा कि न्यूमेटिक मैकेनिक्स क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखे, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में देखे, ठीक है। और हमने लास्ट में देखा डिफरेंस बिटवीन न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, ठीक है। ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।